हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये एग्जांपल है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस to perform various operations like database creation, storing data, updating data, creating a table in the database, etc. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की अनुमति देता है, जैसे कि हम उसमें कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई फाइल, वहाँ पे हम किसी फाइल को अपडेट कर सकते हैं, कोई फाइल को हम स्टोर कर सकते हैं, कोई टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। It provide protection and security to the database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपका डेटा अगर किसी डेटाबेस में स्टोर है तो उसे इससे इंटीग्रिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि वो डेटा, जैसे अगर जो फाइल आपने स्टोर की है वो फाइल सेम टू सेम हो जैसे आपने उसमें अपलोड की थी। जब आप उसे डाउनलोड करें या उसे प्ले करें तो वो फाइल सेम टू सेम हो, उसमें कोई छेड़खानी ना हो। तो ये हो गई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेज, जो कि होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ यूजर्स द फॉलोइंग टास्क। पहला टास्क है डेटा डिफिनीशन, यानी कि यूजर डेटा में क्रिएशन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, रिमूवल भी कर सकता है। दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की अनुमति देता है, जैसे कि क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, रिमूवल ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। सेकेंड है डेटा अपडेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन इन एक्चुअल डेटा, ये भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को हमें अनुमति देता है। डेटा रिट्राइवल। डेटा रिट्राइवल कहने का मतलब है कि अगर आपका डेटा कहीं लॉस हो जाता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास ऐसे एल्गोरिथम होते हैं, ऐसे क्वेरी होते हैं जो कि उसे ये डेटा को रिट्राइव, यानी कि डेटा को फिर से जैसे वो डेटा हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको दिया था वो हमें सेम टू सेम डेटा रिट्राइव करके देता है। जैसे कि आपने सुना होगा वन ड्राइव के बारे में, गूगल ड्राइव के बारे में। ये होता क्या है? ये एक्चुअली अपने सर्वर पे आपके डेटा, जो भी फाइल, फोटो, वीडियो, उसको अपलोड करता है और उसकी एक कॉपी बना लेता है। जैसे आप गूगल फोटोज यूज करते होंगे तो उस पे एक उसकी एक कॉपी हो जाती है। तो ये हमें अटैक्स, जैसे कि अटैक्स होते हैं, रैम समवेयर अटैक होता है, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम, जहाँ पे मतलब कि डेटा को जो हैकर होता है उसे इंक्रिप्ट कर लेता है अपने अपने जो भी होता है अपने की से, जिससे कि जो यूजर होता है वो उसे ओपन नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि वो डेटा तो ले लेता है बट हम डेटा को यूज कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें सर्वर को हम यूज करते हैं, जहाँ पे कि ड्राइव वगैरह पे हम अपलोड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा रिट्राइवल का। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का एक अपर लेवल ये एसेस होता है, जो कि ये
डिफाइन करता है कि हम कौन कौन से यूजर को अपने डेटाबेस की एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर। ये यूज होता है रजिस्टरिंग और मॉनिटर करने के लिए यूजर को, उसकी डेटा की इंटीग्रिटी के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, डीलिंग विद कंकरेंसी कंट्रोल, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रिकवरिंग इंफॉर्मेशन करप्टेड बाय अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर। तो जैसे आपका कॉलेज होगा, वहाँ पे एक एडमिन ब्लॉक होता है, जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि सबसे अपर लेवल पे होता है, जो कि सारे स्टूडेंट की डेटा को मान लेते हैं कि उसकी ईमेल आईडी है। अगर कोई स्टूडेंट उसका पासवर्ड भूल जाता है और वो टाइप नहीं कर पाता है, मान लेते हैं ओटीपी नहीं आता है, तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है, तो फिर वो उसे डायरेक्ट लॉगिन पासवर्ड दे देता है। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि इस सारे इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कंट्रोल, परफॉर्मेंस, इन सब का कंट्रोल रखता है। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एडवांटेज क्या है? डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब कि जो हमने फाइल स्टोर की है वो रिकॉर्ड में दोबारा रिपीट नहीं हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी because it store all data in a single database file and that record data is placed in database। एक ही सिंगल फाइल में एक मान लेते हैं अगर ये एक स्टूडेंट है, तो अगर इसका जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही सिंगल फाइल में ये स्टोर कर लेता है। और जो भी इसमें रिपीटेशन, जिससे कि अगर इसकी एक कॉपी नहीं बनती है, जिसकी वजह से मतलब ये रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब कि सेम ही इंफॉर्मेशन को हम दोबारा स्टोर नहीं कर रहे होते हैं। अब सेकेंड हम देख लेते हैं क्या है, डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग से मतलब है कि हम डेटा को हम शेयर कर सकते हैं ऑथोराइज यूजर को। यहाँ लिखा भी हुआ है इन डीबीएमएस द ऑथोराइज्ड यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डेटा एमंग द मल्टीपल यूजर। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई फोटोज है और हम उसे अगर हम शेयर करना चाहते हैं, तो हम इसका लिंक शेयर में जाते हैं और वहाँ पे जो लिंक होता है वहाँ पे ओपन फॉर ऑल कर देते हैं। तो जिससे ये होता है कि सारे लोग उसे ओपन कर सकते हैं, जिसे जिसे हम उसको मतलब लिंक में ऐड किए होंगे। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस शेयरिंग। इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस, डेटाबेस जो होता है हमें इजी मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट कैन बी इजीली मेंटेन ड्यू टू सेंट्रलाइज नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि हमारा ये डीबीएमएस है, तो यहीं पर सारी चीज़ें एक जगह हैं हमारी इकट्ठी, जिसकी वजह से हम मेंटेन आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारी फाइल है वो कई अलग अलग सिस्टम पे नहीं स्टोर है, जैसे कि अलग अलग यहाँ है, किसी सिस्टम 1 हो गया, या सिस्टम 2 हो गया, सिस्टम 3 हो गया, सिस्टम 4, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह लोकेशन पे नहीं है। तो इसलिए हम इजी मेंटेन कर लेते हैं, एक ही स्टोरेज हमारा मिला हुआ है जहाँ पे हमारी सारी फाइल है, तो अरेंज करना उसे आसानी हो जाता है। रिड्यूस टाइम। इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड। ये हमारा डेवलपमेंट टाइम और मेंटेनेंस को रिड्यूस करता है। अगर आपने बैकएंड में देखा होगा, तो जो लोग यूज करते हैं एसक्यूएल, माई एसक्यूएल जैसे, मान लेते हैं आप मोंगो डीबी यूज करते हैं, मोंगो डीबी जो कि एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, और एक होता है पोस्ट एसक्यूएल जो कि हमारा एसक्यूएल डेटाबेस है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे अगर हम इसे अगर अपने एप्लीकेशन से लिंक करना चाहते हैं, एप्लीकेशन हो गई अपनी, वेब पेज हो गया, वेब ऐप हो गया, जो भी, तो हमें वहाँ डायरेक्ट इनका एक लिंक मिलता है जो कि हम सीधे वहाँ पर
डेटाबेस यूआरएल में जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। ये लिंक वेरी करता है, एसक्यूएल में दूसरा होता है, नोएसक्यूएल में दूसरा, इससे आसानी होता है डेवलपमेंट के लिए। अब बैकअप, बैकअप कहने का मतलब है कि ये वो अगर हम कोई अटैक हो जाता है हमारे सिस्टम पे, तो या सिस्टम फेलियर हो जाता है किसी तरह से, हार्डवेयर फेलियर हो गया, चाहे हमारे एसएसडी ही उड़ गई हमारी, कुछ भी हो गई, तो इनके पास एक कॉपी होती है जिससे ये बैकअप आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। देख लेते हैं यहाँ लिखा हुआ, इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डेटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर एंड रिस्टोर द डेटा इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है मल्टीपल यूजर इंटरफेस। तो ये हमें मल्टीपल यूजर इंटरफेस देता है, जैसे कि अगर आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो अगर आप ने जीयूआई का यूज कर सकते हैं। जीयूआई अगर आपने माइस्क्वेल देखा होगा, तो वहाँ पे एक जीयूआई होता है, आप जीयूआई सीधे डायरेक्ट जाए, वहाँ पे इंसर्ट डिलीट कमांड होता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप वहाँ कमांड लाइन में जाइए, कमांड लाइन जो कि सीएमडी होता है विंडोज़ में, आप वहाँ जाइए, उसको रन कीजिए, वहाँ कुछ कमांड होता है डेटाबेस ओपन करने का, डेटाबेस क्रिएट डेटा, तो वहाँ टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे मल्टीपल यूजर इंटरफेस हो गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉस्टली होता है। जैसे पहले हमारा जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता था, तो उसमें ये चीज़ें होती थी कि वहाँ डेटा रिपीटेशन हो जाता था, एक ही डेटा की कई फाइल बन जाती है कि इंफॉर्मेशन की। तो ये चीज़ें चीप तो होती थी, बट ये ना तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी और ना ही बैकअप प्रोवाइड करता था। तो इसकी डिमेरिट थी, बट इसी डिमेरिट को कम करने के लिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया। बट इससे क्या हो गया कि इसकी जो कॉस्ट है बहुत हाई है। ठीक है, साइज साइज भी ये ऑक्युपाई ज़्यादा करता है। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन खोलते होंगे माई एसक्यूएल वगैरह या मोंगोडीबी, तो कुछ समय के लिए अगर आपका सिस्टम अगर फास्ट नहीं है, तो कुछ समय के लिए आपका सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता होगा उसे ओपन करने में। तो ये जो कि मेमोरी में ओपन हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। वही चीज़ है कम्प्लेक्सिटी, इसकी कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, और रिस्क भी होता है फेलियर होने का, क्योंकि बहुत सारे डेटा बेस को मैनेज कर रहा होता है। मान लेते हैं कि आपने कुछ खोला आपके सिस्टम डेटाबेस में, अचानक ही पावर फेलियर हो गया, तो जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उसे पता नहीं चलता है कि उस डेटा को डिलीट करना है कि अपडेट करना है, तो ऐसे वो फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटाबेस यूजर। डेटाबेस यूजर से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे हम देखते हैं कि डेटाबेस, मान लेते हैं ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक एप्लीकेशन से लिंक होगा। एप्लीकेशन हमारा बना होता है किसके, फ्रंट एंड और बैक एंड से, और ये बैक एंड हमारा डेटाबेस से लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं, ये प्रोग्रामर है हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो कि इस एप्लीकेशन को बनाते हैं। ये एप्लीकेशन आप चाहे तो फ्लटर यूज करके बना सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जैसे भी जावा में कहाँ से डेवलपमेंट होती है सिक्योरिटी रीजन से। तो ये वो होते हैं जो कि मतलब कि एप्लीकेशन को बनाते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर, सोफिस्टिकेटेड यूजर कहने का मतलब ये है कि ये वो डेवलपर है जो कि एसक्यूएल क्वेरी को राइट करते हैं, जैसे कि इंसर्शन कमांड, डिलीशन कमांड, अपडेट कमांड। तो ये हमारे वैसे डेवलपर हैं जो कि एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। एसक्यूएल क्वेरी जैसे कि सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, टेबल्स हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा टेबल होगा, फिर वहाँ पे अगर हमें इंसर्शन करना है तो इंसर्शन कमांड, डिलीशन करना है तो डिलीशन कमांड, ये हमारी क्वेरी रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस यूजर कैन बी ए साइंटिस्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एनालिटिकल
जो मतलब डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं वो हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे सोफिस्टिकेटेड यूजर। स्पेशलाइज यूजर कौन से हैं हमारे? तो स्पेशलाइज यूजर कहने का मतलब है कि ये ये भी हमारे सोफिस्टिकेटेड यूजर हैं, बट दे राइट स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखते हैं। दे दे आर द दे आर द डेवलपर हु डेवलप द कम्प्लेक्स प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये स्पेशल तरह के हमारे यूजर होते हैं, डेवलपर होते हैं, जो कि मतलब कम्प्लेक्स प्रोग्राम किसी के यूजर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब आते हैं स्टैंडअलोन यूजर। स्टैंडअलोन यूजर होते क्या हैं? ये ये ऐसे यूजर होते हैं जो कि पर्सनल यूज के लिए डेटाबेस को यूज करते हैं। क्या दिस काइंड ऑफ डेटाबेस विल हैव प्रीडिफाइंड डेटाबेस पैकेज व्हिच विल हैव मेन्यू एंड ग्राफिकल इंटरफेस। इनके पास अपना खुद का पैकेज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेटिव यूजर। नेटिव यूजर कहने का मतलब है जैसे कि जो इंड यूजर होते हैं, इंड यूजर जैसे कि हम हैं, जैसे कि हम एटीएम यूज करते हैं, टिकटिंग बुकिंग सिस्टम में आईआरटीसी का यूज होता है, ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, आपके कॉलेज में होगा तो आप ऑनलाइन बुक वगैरह बुक कर रहे होंगे, जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, जो कि इंड यूजर होते हैं। नेट यूजर जैसे कि हम ही लोग हैं यूजर। अब यहाँ हम देख लेते हैं डेटा लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि आगे ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो समझाने में आसानी हो। और डेटा लैंग्वेज, पहला हमारा डेटा डिफिनीशन लैंग्वेजेस। तो डेटा लैंग्वेज देख लेते हैं। ये 5 तरह की लैंग्वेज है हमारे। DDL, DCL, DML, TCL। डिफिनीशन देख लेते हैं। डेटा बेस लैंग्वेज कैन बी यूज टू रीड, रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं इन द डेटा बेस। तो DDL क्या होता है देखते हैं। यूज टू डिफाइन डेटा बेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। ये यूज होता है डेटाबेस स्ट्रक्चर या पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। यूज टू क्रिएट स्कीमा, टेबल, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट एक्सेट्रा इन द डेटाबेस। स्कीमा आप आगे पढ़ेंगे स्कीमा होता क्या है, हम बताएंगे कि स्कीमा जैसे कि जो कि सिलेक्ट फ्रॉम टेबल ये जो लिखते हैं, तो इसमें एक हम प्राइमरी एट्रीब्यूट की वगैरह बनाते हैं, तो ये स्कीमा होती है, जो कि एक डेटाबेस कैसे हम उसमें स्टोर करेंगे, एक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। उसमें क्या क्या क्वांटिटी एट्रीब्यूट होने वाला है वो हमारा स्कीमा, यानी डेटाबेस का एक डिजाइन हम कह सकते हैं, इंटरनल ऐसे। यूज टू स्टोर used to store the information of metadata like the number of table and schema, their name, indices, column in each table, concept, etc. तो ये तो इसका डिफिनीशन था। एग्जिट होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहला, इसमें हम ये कमांड को यूज कर सकते हैं, क्रिएट। इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, हमने जो उसमें लिखा हुआ उसमें अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिलीट नहीं करते हैं, अल्टर और डिलीट में डिफरेंस होता है, चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप कहने का मतलब अगर हमारा ये टेबल है और हम चाहते हैं कि ये तीसरे नंबर का टेबल कॉलम ना रहे, तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे, तो ड्रॉप से ये चीजें हट जाएंगी तीसरे नंबर का कॉलम। ट्रंकेट, ट्रंकेट का ये होता है कि ट्रंकेट का मतलब डिलीट ही हम करते हैं, बट ये होता है परमानेंटली डिलीट, जो कि हम फिर से दोबारा उसे अचीव नहीं कर पाएंगे उस ऑपरेशन के बाद। ये हो गया हमारा ट्रंकेट, जिससे होता है कि टेबल से सारे रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो जाते हैं, हम फिर से इस टेबल को अगर चाहें सोचें कि हम फिर से रिट्राइव कर दें, नहीं हो पाएगा। रीनेम, रीनेम कमांड से हम टेबल के नेम वगैरह या किसी कॉलम को, कोई फील्ड है हमारी, एट्रीब्यूट्स है, उससे हम चेंज कर सकते हैं। DML, अब ये दूसरी हमारी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, देखते हैं क्या है। डेटा लैंग्वेज देखते हैं, इसमें होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। यूज्ड फॉर एसेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन ए डेटाबेस। ये भी यूज होता है एसेस और मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस को।
इट हैंडल यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इसमें कमांड हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमांड होती है। इंसर्ट, इससे हम टेबल में कोई भी डेटा, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये हमारा टेबल है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम यहाँ पे टू इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये सेकेंड वाली कमांड से हम अगर हम चाहते हैं कि हम अपडेट करना चाहते हैं, टू की जगह पर थ्री लिखना चाहते हैं तो हम थ्री कर सकते हैं। और फिर अगर यही चाहते हैं हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम टू को परमानेंट, थ्री को परमानेंटली डिलीट, परमानेंटली नहीं, परमानेंटली तो हमारे यहाँ ट्रंकेट में डिलीट होता है, बस हम डिलीट कर लेंगे इसे। अगर हम चाहें तो फिर दोबारा इसे अचीव कर सकते हैं, तो ये होता है डिलीट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है DCL। DCL है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? यूज टू रिट्राइव, स्टोर और सेव डेटा। सेम चीज़ है, हम यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपडेट करते हैं। इट हैज़ रोल बैक पैरामीटर, ये यूज होता है रोल बैक पैरामीटर के लिए। अब देख लेते हैं इसमें कमांड्स कौन से। ग्रांट, ग्रांट से मतलब है कि किसी को एक्सेस देना, हम कि आप ये यूज कर सकते हैं, ये हमारी डेटाबेस है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू ए डेटाबेस। हम यूजर को मान लेते हैं कि हमने अपनी कोई भी डेटाबेस है, हमने किसी पर्सन ए को दिया कि आप ये उसके साथ कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रिवोक, रिवोक जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो व्हाट्सएप में तो वहाँ लिखता है कि दिस लिंक हैज रिवोक, यानी कि वो लिंक को ब्रेक कर दिया गया है। यानी कि अब जो परमिशन था ज्वाइन करने वाला, आप उसे ज्वाइन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमने परमिशन पहले दी थी, ग्रांट की थी, अब उसे हमने तोड़ दिया हुआ है। नेक्स्ट है TCL। TCL कहने का मतलब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये यूज टू चेंज मेड बाय द DML स्टेटमेंट। इसमें कमांड देख लेते हैं कौन सी है। कमिट, सेव द ट्रांजेक्शन ऑन द डेटाबेस। जैसे कि अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे कमिट करना जरूरी होता है। कमिट करने का मतलब है कि अभी तक हमने जितने भी इस पे मान लेते, इस पे मान ले हमने ऑपरेशन किया था अपडेट, फिर इसी पे ऑपरेशन किया हमने डिलीट, तो जो भी ये कमांड हमने किया है अगर हम उसे लास्ट में अगर कमिट नहीं करते हैं तो वो कमांड सेव नहीं होता है। फिर सो जैसा पहले था वो वैल्यू वैसी हो जाती है। रोल बैक, रोल बैक कहने का मतलब है कि हमने जो पहले कमिट किया हुआ था, अब हम चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं ये हमारा 10 था, इसे हमने पहले 15 किया था, अब हम चाहते हैं कि फिर से 10 हो जाए, तो वही वो चीज़ हमें होती है रोल बैक। फिर से हमने जो पुराना ऑपरेशन अंडू समझ सकते हैं आप, जैसे कि हम कोई फाइल डिलीट करते हैं फिर उसे अंडू कर देते हैं तो फिर से वो फाइल आ जाती है। तो ये था हमारा। अब है एक लास्ट है हमारा DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो डेटा क्यूरी लैंग्वेज में ये होता है कि क्यूरी वगैरह के लिए यूज होता है। हम देख लेते हैं। यूज टू रिट्राइव सम स्कीमा रिलेशन बेस्ड ऑन द क्यूरी पास टू इट। इसमें सिर्फ सिलेक्ट कमांड है, जहाँ पे आप ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी क्यूरी लिखेंगे तो आपको यूज करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सिलेक्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टेबल, ऐसे बहुत सारे कमांड हैं। तो ये तो हमारा हो गया डेटा लैंग्वेज। अब देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट आर द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्कस द रोल ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के रोल को डिस्कस करना है। तो पहला है स्कीमा डिफिनीशन। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन रोल, एडमिनिस्ट्रेशन जो DBA है वो हमारे ओरिजिनल डेटा स्कीमा को डिफाइन करता है। डेटा स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा ये होता है कि हम जैसे कि आप मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक हम इंट देते हैं तो यहाँ पे इंटीजर होगी, इंटीजर में हम मान लेते हैं किसी का हमने रोल नंबर दिया। फिर अगर यहाँ पे एक मोबाइल मोबाइल नंबर देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे वॉच कैर देते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, तो यहाँ पे मान लेते हैं उसका नेम आएगा। तो ये हो गया मतलब स्ट्रक्चर, कैसे हम डेटा को हम लेने वाले हैं क्यूरी की तरह, क्या क्या इनपुट, उसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं DBMA का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डिफिनीशन।
ये कहता क्या है, द क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड। ये डीबीएमए जो हमारा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमें परमिशन देता है स्टोर करने के लिए। दिस accomplished by writing a set of definition which are translated by the data storage and definition language compiler। ये स्टोरेज की हमें परमिशन देता है। दूसरा है स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन। ये हम स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन और में, जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्कीमा और द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। These changes are accomplished by writing a set of definition to do modification to appropriate internal system table। तो ये चीज़ें स्कीमा को हम डिफाइन कर सकते हैं, स्कीमा को अपडेट कर सकते हैं, स्टोर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, एक्सेस को दे सकते हैं। ये चीज़ें हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनलिटी है। यहाँ पे ग्रांट ऑथराइजेशन, डेटाबेस को कौन कौन यूज कर सकता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंटीग्रिटी मतलब डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। जैसे कि ना, अगर हमने किसी को डेटा दिया है, अपना फाइल शेयर किया है शेयर मोड में, तो वो उसे चेंज ना कर सके, या कोई हैकर है या कोई भी है, तो उसकी इंटीग्रिटी मतलब अगर हमने वहाँ पे अगर ए प्लस बी लिखा है, तो जब हम फिर दोबारा उसे लॉग इन करें तो हमें वहाँ ए प्लस बी ही हो, वहाँ ए माइनस बी ना हो। ठीक है। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो पहले तो हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग। हम किसी चीज को हाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि यूजर है, तो यूजर को तो ये जरूरत नहीं है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, बट उसे अगर डेटा अपडेट करना है, जैसे कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल है, वो चाहता है वहाँ फोटो को अपलोड करना, तो वो ये तो देखेगा नहीं कि बैकग्राउंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है। वो जाएगा फोटो को अपलोड कर देगा। तो इसके लिए तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे यूजर से हाइड किया गया है, उसके मतलब कैसे वो काम करता है, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन देख लेते हैं डिफरेंट लेवल पे होता है। तो पहला है व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। तो अगर फिजिकल लेवल पे हम आए, तो फिजिकल लेवल हमारा सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, जो डिस्क्राइब करता है डेटा कैसे स्टोर होता है। ये हमारा फिजिकल लेवल डिस्क्राइब द कम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। जैसे कि फिजिकल लेवल में हम स्टोर करते हैं, जनरली आप ऐसे समझिए स्टोरेज यूज होता है डेटाबेस का, जो भी हमने फाइल दी है वो वहाँ स्टोर हो जाती है। लॉजिकल, लॉजिकल में हमारे जैसे कि कुछ रिलेशनशिप वगैरह होते हैं, कि क्वेरी वगैरह हम यूज करते हैं कैसे, मतलब कौन सी डीएमएल कमांड, कौन सी मतलब जो भी इंसर्शन डिलीशन, ये सब चीज़ें हमारी लॉजिकल में होती हैं। यहाँ देखें तो लिखा हुआ है लॉजिकल लेवल इज नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ, हायर ही है, ये हमारा लोअर है, ये उससे हायर है। हाँ देखते हैं, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा आर स्टोर इन द डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दो डेटा। ये हमें बताता है कि जो डेटा हमारा फिजिकल में स्टोर होने वाला है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है। अगर मान लेते हैं एक फाइल ए है एक फाइल बी है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होने वाला है, ये हमारा लॉजिकल लेवल पे हमें पता चलता है। व्यू लेवल, व्यू लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, जो कि यहाँ पे है भी सबसे ऊपर। The view level of abstraction consists exists to simplify their interaction with the system. The system may provide many views for the same database। व्यू लेवल में आप तो ये मान सकते हैं कि यहाँ पे नेटिव यूजर्स हैं हमारे, जो नेटिव यूजर्स कहने का मतलब जो एग्जैक्टली हम यूजर हैं, हम कैसे मतलब किसी जीयूआई एप्लीकेशन और ओपन करते हैं तो हम यूजर हुए, तो वो जो यूजर है वो यहाँ पर है। तो यूजर से मतलब ये लॉजिकल लेवल को हाइड किया गया। यूजर्स वो क्या जानता है कि कैसे कोई डेटाबेस में जो फाइल एक दूसरे से रिलेटेड है, और उसे क्या पता है कैसे वो अगर किसी को किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करता है तो कैसे उस सिस्टम में जाके वो फाइल कॉपी पेस्ट होती है। तो ये हो गया हमारा
यूजर, ये हो गया लॉजिकल जो कि हमारा मिडिल हाई लेवल होता है, ये सबसे लोअर लेवल होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद से ये है और सबसे लोएस्ट ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब ये है हमारा डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। तीनों में ये डिफरेंस है कि फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, व्यू लेवल, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये तो हमने बताया, फिजिकल लेवल जो कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, उसके बाद ये मिडिल का हो गया, और ये जो है हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। और इसके देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर इन डेटाबेस। तो मैंने बताया ही था कि ये हमारा स्टोरेज सिस्टम है। स्टोरेज कहने को तो एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये हमारा स्टोरेज सिस्टम है। कंसेप्चुअल लेवल, तो कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल, जहाँ पे लॉजिक वगैरह यूज होती है, फाइल वगैरह कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ होल डेटाबेस एंड हाई डिटेल ऑफ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो ये भी होता है। अगर ये हमारा लॉजिकल है तो ये क्या करता है, इसके हाइड करता है, ये ये एक दूसरे को हाइड करते हैं, मतलब कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को वर्क करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, हाइड एक दूसरे को। तो वही चीज ये लिखा हुआ है कि वो डेटाबेस हाइड डिटेल्स को हाइड करता है। यहाँ पे इट डिस्क्राइब ओनली दोज पार्ट ऑफ द डेटाबेस इन विच द यूजर आर इंटरेस्टेड। अभी जो बताया कि व्यू लेवल हमारा यूजर लेवल होता है, जहाँ पे यूजर को जरूरत है, इंटरेस्टेड है, वहाँ पे हम यूजर की एक बटन दे देते हैं, डिलीट बटन, या फोटो अपलोड करने के अपलोड बटन दे देते हैं, डाउनलोड बटन दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें यूजर के लिए हैं। अब इसमें है फिजिकल लेवल में, अ यूजर इज नॉट अवेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटाबेस। यूजर को नहीं पता है कि फिजिकल लेवल में डेटाबेस में क्या क्या कैसे कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यूजर तो डायरेक्टली इससे लिंक तो है नहीं, इसलिए नहीं पता है। यूजर हमारा कहाँ पे है? यूजर हमारा व्यू लेवल पे है। इट इज, ये भी देख लेते हैं। यूजर नॉट अवेयर ऑफ, यहाँ भी अवेयर नहीं होगा, क्योंकि भाई अब्स्ट्रैक्ट किया गया यूजर से, उस चीज़ों को हाइड की गई है। यहाँ पे यूजर को पता होगा, क्यों? क्योंकि ये तो व्यू लेवल ही हमारा यूजर लेवल है, तो यूजर को पता होता है कैसे हम अगर कोई ऐप को यूज करते हैं, कुछ भी, मतलब अगर मान लेते हैं अमेजोन ही है, तो अगर हम उस ऐप को खोलते हैं, पेमेंट करते हैं या शॉपिंग करते हैं, तो कभी कभी होता होगा प्रोसेसिंग लेता होगा, तो यूजर को लगता है कि टाइम लेता है इतना, अगर मैं ये परफॉर्म करता हूँ उतना टाइम लेता है, पेमेंट में 15 सेकेंड लेता है कंफर्मेशन के लिए। तो ये हो गई यूजर की तरफ से कम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं यहाँ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फाइल सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम में डिफरेंस क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट हमेशा बेटर था फाइल सिस्टम से। फाइल सिस्टम सबसे पहले आया था, उसके बाद से हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर। यूजर के लिखने की प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। इन दिस सिस्टम द यूजर हैड टू राइट द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द फाइल। मतलब कि उस फाइल को कहाँ कैसे अपडेट करना है, किस सिस्टम में डालना है, ये सब यूजर को लिखना पड़ता था। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये करने की जरूरत नहीं है। आप डेटाबेस खुद कर देता है, उस फाइल को अच्छी तरह से सेंट्रलाइज वे में ऑर्गेनाइज कर देता है। डीबीएमएस गिव एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा दैट हाइड द डिटेल। अभी बताया, तीन तरह का हमारा लेवल होता है, व्यू, और ये हमारा कंसेप्चुअल या लॉजिकल, और सबसे लास्ट है हमारा फिजिकल। तो ये चीज़ें बस हमारी डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस प्रोवाइड करती है। तो ये ये सब लेवल जो है हमारे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक दूसरे से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, मतलब कि हाई लेवल पे है। तीनों लेवल पे किसी को नहीं पता है कि वो नेक्स्ट लेवल पे वर्किंग कैसा हो रहा है, तो ऐसे मतलब परफॉर्मेंस बैकग्राउंड में हो रही है, डेटाबेस कैसे वर्क कर रहा है। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि the file system provide the detail of the data representation and storage of data। फाइल सिस्टम में हमें abstract वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाती हैं, दिख जाती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड ए क्रेश रिकवरी ऑफ मैकेनिज्म। डेटाबेस मैनेज डीबीएमएस यानी कि
प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम द सिस्टम फेलियर। ये हमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देता है जो कि हमें फाइल में नहीं मिल रहा होगा। फाइल सिस्टम डू नॉट हैव ए क्रैश मैकेनिज्म। क्रैश करने का मतलब मान लीजिए आपने कोई वो बताया सिस्टम फेलियर हो गया, आप कोई ऑपरेशन कर रहे थे, अपने सिस्टम को बूट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वहाँ पे डेटा क्या हुआ, मान लीजिए आपका पावर फेलियर हो गया, बैटरी ही डेड हो गई या लाइट ही चला गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, क्रैश हो गया आपका सिस्टम, जो भी आपका डेटा तो वहाँ पे लॉस हो गया। बट डीबीएमएस में क्या होता है कि वो डेटा अगर ऐसे होता है तो जो चीज़ें जहाँ ऑपरेशन थी वहीं पे रुक जाती हैं, जो करंट ऑपरेशन होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। ये फ़ायदा है हमारा डीबीएमएस का, जो कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी लेवल से बहुत ही अच्छा है। डीबीएमएस प्रोवाइड ए गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जो कि अभी बताया, प्रोटेक्शन अच्छी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट ए फाइल अंडर द फाइल सिस्टम। ये बहुत डिफिकल्ट है। DBMS can efficiently store and retrieve the data। DBMS में हम डेटा को आसानी तरीके से स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, उसे वापस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बट फाइल सिस्टम में इतना आसान नहीं होता, हम efficiently स्टोर नहीं कर पाते हैं। DBMS टेक केयर ऑफ concurrent access ऑफ डेटा यूजिंग सेम फॉर्म ऑफ लॉकिंग। DBMS के पास मतलब कि एक्सेस होता है, करंट एक्सेस ऑफ डेटा यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लॉकिंग। वो डेटा को अगर आप चाहें तो मान लीजिए किसी फोटो आप भेजते हैं, तो आप चाहें तो उसे जैसे कि व्हाट्सअप अगर आप करते होंगे तो व्हाट्सअप पे जनरली फोटो वन व्यू करके ऑप्शन आता है, तो वो क्या करता है वहाँ पे, व्हाट्सएप का भी तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप वहाँ पे लॉगिन सिस्टम यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप भी तो वहाँ पे कुछ एल्गोरिथम या कुछ क्वेरी लगाता है जिसकी वजह से वो फोटो एक बार ही आप देख पाते हैं, तो वही वो कह रहा है कि लॉकिंग सिस्टम यूज कर सकता है, हम फाइल को लॉक कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे चीज़ों को लॉक नहीं कर पाएंगे, ये एक्सेस हो जाएगी, किसी दूसरा कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब देखते हैं क्या है आर्किटेक्ट ऑफ डीबीएमएस। आर्किटेक्ट क्या होता है डीबीएमएस का, व्हाट आर द टाइप्स। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के आपको आर्किटेक्ट मिल रहे होंगे। हाँ, 3 टाइप के ही आर्किटेक्ट हैं। पहला आर्किटेक्ट होता है, जैसे कि फिगर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 2 ही फिगर बना हुआ है। तो अगर पहले आर्किटेक्ट की आप बात करते हैं तो पहले में क्या होगा कि जो हमारा डेटा होगा, डेटा बेस सिस्टम, वो हमारा डायरेक्टली यूजर से लिंक था, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टायर। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ये हमारा होता है सर्वर, ये होता है हमारा क्लाइंट। तो ये फर्स्ट आर्किटेक्ट में ये डायरेक्टली लिंक्ड है, सर्वर इज डायरेक्टली लिंक टू क्लाइंट, ये चीज़ें यहाँ लिखी होंगी। इन दिस आर्किटेक्ट डेटा बेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर, कहने का मतलब यही है, वो डायरेक्टली लिंक है। एनी चेंज डन आर डायरेक्टली डन ऑन द डेटाबेस इटसेल्फ। इट डज नॉट प्रोवाइड ए हैंडी टूल फॉर इंडिविजुअल। ये कोई टूल वगैरह नहीं देता क्योंकि डायरेक्टली लिंक है, तो वो सीधे वहाँ आप कुछ भी चेंज करें वहाँ डेटाबेस में चेंज हो जाना, डेटाबेस सिस्टम में। यूज्ड फॉर development of the local application where programmer can directly communicate with the database for, ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है। जाहिर सी बात है उसके बीच में कम चीज़ें हैं तो रिस्पॉन्स उसका फास्ट होगा। अब है हमारा सेकेंड टायर आर्किटेक्ट। तो सेकेंड टायर आर्किटेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकेंड टायर आर्किटेक्ट जहाँ पे एक डेटाबेस सिस्टम है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, फिर ये यूजर है। यूजर पहले एप्लीकेशन पे उसका इंटरफेस होगा, यानी वो इससे इंटरेक्ट करेगा, फिर ये एप्लीकेशन जाकर हमारी डेटाबेस सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी और यूजर ने जो कमांड परफॉर्म किए होंगे वो परफॉर्म हो जाएंगे। ये बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट है। इन द टू टायर आर्किटेक्ट एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटा एट द सर्वर साइड। यहाँ पे कुछ एपीआई हम करते हैं, ओडीबीसी आप पढ़ेंगे, ये यूज होता है, जेडीबीसी ये सब यूज होते हैं। ये जेडीबीसी हमारा जावा में यूज होता है, जावा का आप जब भी यूज करेंगे तो वहाँ पे ये एक ब्रिज होता है, ये भी जावा में होता है। तो जब आप जावा पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी।
The user interface and application program are run on the client side। जो भी हमारा है एप्लीकेशन है तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन कर रहा होगा क्योंकि ये क्लाइंट साइड में एप्लीकेशन है। तो वही चीज़ें फिगर से हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी समझ में आए। यहाँ पे थर्ड आर्किटेक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे कि यहाँ एक एप्लीकेशन क्लाइंट था तो इन्होंने क्या किया कि डेटाबेस में एक एप्लीकेशन सर्वर को ऐड कर दिया, यानी कि जो सर्वर साइड था वहाँ भी हमने एक एप्लीकेशन को ऐड कर दिया। तो अब यूजर कैसे लिंक करेगा, यूजर पहले जाएगा हमारा एप्लीकेशन क्लाइंट से, फिर सर्वर का जो क्लाइंट होगा वो एप्लीकेशन क्लाइंट से लिंक कर रहा होगा। जो कमांड यहाँ से यहाँ भेजी होगी फिर इसने इसको यहाँ से यहाँ भेजी होगी तब जाकर ये यहाँ जाएगा। तो इससे एक थोड़ा ये स्लो होता है, ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसमें पढ़ लेते हैं जल्दी से। थ्री टायर आर्किटेक्ट कंटेन अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। अनदर लेयर होता है क्लाइंट सर्वर बीच में, जो कि ये यहाँ पे आ जाता है, जो कि सेकंड में नहीं था। क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। जाहिर सी बात है जब दो एप्लीकेशन, एक क्लाइंट सर्वर और क्लाइंट का आ गया एप्लीकेशन, तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट इन इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन क्लाइंट हमारा सर्वर से करता है फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। वही चीज़ है, क्लाइंट हमारे यहाँ सर्वर से करता है, ये हमारा सर्वर है, फिर ये डेटाबेस है। तो वही चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो भी यहाँ पे देखते हैं डेटा मॉडल के बारे में। तो डेटा मॉडल हम थोड़ा हमारे एक नोट से हम इससे पढ़ाना चाहेंगे। इसमें थोड़ा अच्छे से हमने लिखा हुआ है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल कहने का मतलब है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट प्रोवाइड कंसेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस एट ईच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये कंसेप्चुअल टूल होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं डेटाबेस के डिजाइन को और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को। तो डेटा में पहला क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल। इसमें होता क्या है, डेटा इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ 2D टेबल। डेटा जनरली एसक्यूएल, वैसे तो हमारे सब्जेक्ट में जो हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं डीबीएमएस, उसमें एसक्यूएल ही यूज होता है। और एसक्यूएल में क्या होता है कि हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे होंगे वो टेबल के फॉर्म में यूज कर रहे होंगे। ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर ये टेबल है हमारा तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम तो होंगे ही। तो ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये रो 3 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। टेबल आर आल्सो कॉल्ड रिलेशन। ये रिलेशन भी कहे जाते हैं। टपल ईच रो इन टेबल। ये जो हम रो की जो बात करेंगे वो टपल होगी। एट्रीब्यूट फील्ड, और ये जो कॉलम में जो चीज़ें हमारी होंगी वो एट्रीब्यूट कही जाएंगी या तो फील्ड। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, ये जो कि हमने यहाँ बनाया वही चीज़ें कि ये जो हमारी है ये एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो इसमें फर्स्ट लाइन है हमारी, बोथ डेटा एज रिलेशनशिप्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल स्ट्रक्चर नोन एज ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे जो डेटा है, दोनों डेटा हमारे बोथ डेटा हैं, उनके रिलेशनशिप एक सिंगल स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप एग्जांपल से देखिए, कुछ चीज़ें आपको इलिबरेट हो रही होंगी, इसे ध्यान से इस नोट्स को पढ़ेंगे तो। We can store audio, video, image, etc. in database was not possible in relational database। तो इसमें हम ऑडियो वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। टू और मोर ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू लिंक। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ये एम्प्लॉयर है, डिपार्टमेंट है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। डिपार्टमेंट जैसे कि एम्प्लॉई है, डिपार्टमेंट है हमारा, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कुछ एट्रीब्यूट यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि नेम है, कौन सा एम्प्लॉय नेम है, उसकी टाइटल क्या है, मान लेते हैं एम्प्लॉय का नाम सुरेश है, जॉब टाइटल मान लेते हैं लेक्चरर है, फ़ोन नंबर जो भी है, मेथड क्या है, गेट हायर चेंज नंबर, इसके मेथड है, तो कैसे उसे हम कॉल करते हैं।
इसके एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट की आईडी मान लो CSC है, उसकी कुछ आईडी है, नेम है CSC। चेंज मेथड क्या है, चेंज डिपार्टमेंट से हम चेंज कर सकते हैं। हायरार्किकल हायरार्किकल कहने का मतलब है कि हायरार्किकल वे, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, तो ये फिर ये सब डिवाइड हो गया दो पार्ट में, फिर इसका कुछ डिवीजन हो गया, सब डिवीजन। ये तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या है, डिपार्टमेंट है हमारा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जिसे हम एडमिन ब्लॉक कहते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह। डिपार्टमेंट में जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, यहाँ पे CSC हो गया, CS हो गया, सिविल हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट, उसके अलग अलग स्टूडेंट होंगे, फिर उसकी एक फैकल्टी होगी, फिर रिसोर्सेज जो भी मतलब लाइब्रेरीज वगैरह हैं, बुक्स अलग अलग रिसोर्सेज होंगी। ये है हायरार्किकल लेवल। देख लेते हैं जल्दी से एक बार। It organizes data into a tree-like structure where each record has a single parent or root। स्ट्रक्चर है ट्री लाइक, जिसका एक पेरेंट है। डेटा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये हमारा पेरेंट होता है, ये इसके दो चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। नॉट इजीली स्केलेबल, ईजी नहीं होता स्केलेबल करने मतलब है कि किसी चीज़ को मतलब आसानी से उसको देखना, मतलब कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। अब देख लेते हैं दूसरा, रिक्वायर ए लेंदी ट्रेवर्सल थ्रू द डेटाबेस। एक लेंदी ट्रेवर्सल होता है डेटाबेस, क्योंकि इसके डिवीजन ज़्यादा हैं, तो डिवीजन ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो हमें पहले यूनिवर्सिटी पे आना होगा, यूनिवर्सिटी फिर डिपार्टमेंट पे आना होगा, फिर डिपार्टमेंट जाने के बाद फिर यहाँ रिसोर्स पे आना होगा। तो वही चीज़ कह रहा है, स्केलेबल नहीं है, लेंदी ट्रेवर्सल है, आसानी से स्केल नहीं हो पाता है। नेटवर्क डेटा मॉडल ऐसे दिखते हैं कि ये हमारा एक कस्टमर है, तो यहाँ पे एक सेल्समैन है, तो कस्टमर भी सेल्समैन जो है हमारा मान लेते हैं ये अमेजोन का कोई, हम अमेजोन पे हैं मान लेते हैं कुछ समय के लिए, वहाँ पे एक सेलर होता है, एक कस्टमर होता है। तो जब कस्टमर कुछ खरीदता है तो उसे एक इनवॉइस मिलती है जो कि सेलर से मिलती है, तो कस्टमर, ये दोनों चीज़ें कॉमन है सेलर और कस्टमर के लिए। फिर ये जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे इस सेलर का प्रोडक्ट है, ये उसने क्या किया, एक इनवॉइस लाइन रखी हुई है, यानी जो इनवॉइस हमारा उस इससे अटैच है कि कस्टमर ने कुछ पेमेंट किया होगा, ये चीज़ है। तो ये वहाँ पे क्या था कि हमारा एक पेरेंट होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई पेरेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कॉमन पेरेंट था हमारा, बट यहाँ कोई पेरेंट नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है, ये जनरलाइजेशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल होता है। हायरार्किकल मॉडल को जनरलाइज वे में हम लिख देते हैं, दिस मॉडल रिप्लेस द हायरार्किकल ट्री विथ ए ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने ट्री ग्राफ पढ़ा होगा तो ट्री में क्या होता है कि एक पेरेंट होता है, ये पेरेंट है, तो इसकी एक लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे। अगर आपने क्या होता है, कोई एक कॉमन सोर्स नहीं होता, पेरेंट नहीं होता, वो ऐसे होता है, तो वही चीज़ है, ये ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है। ईजी एंड सिंपल टू डिजाइन, ईजी है सिंपल टू डिजाइन। दिस डज नॉट अलाउ अ मेंबर टू एग्जिस्ट विदाउट एन ओनर which lead to the concept of data integrity। ये बिना किसी ओनर को अलाउ, किसी जो ओनर एग्जिस्ट नहीं करता उसे अलाउ नहीं करता, किसी भी मेंबर को अलाउ नहीं करता ओनर के परमिशन के बिना, क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी के चांसेस, मतलब डेटा में कुछ भी चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मॉडिफिकेशन के। ER मॉडल, ये हमारा इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, इसमें इंटिटी और के रिलेशनशिप को दिखाया गया होता है। जैसे कि ये हमारी दो एंटिटी, स्टूडेंट और कॉलेज, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं, तो ये है हमारा रिलेशनशिप है, ये हमारा रिलेशनशिप। दिस मॉडल इज यूज टू डिफाइन डेटा एलिमेंट एंड रिलेशन फॉर ए स्पेसिफिक सिस्टम। कंपोनेंट क्या है, इंटिटी, इंटिटी होते क्या है, एनी ऑब्जेक्ट क्लास पर्सन और प्लेस, रिप्रेजेंट एज ए रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया गया है। एट्रीब्यूट यूज टू डिस्क्राइब, ये हमारे एट्रीब्यूट हैं, जैसे स्टूडेंट के आईडी होगा, एक उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, यहाँ पे उसका नंबर यानी कि फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, इसकी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, तो ये एट्रीब्यूट हो गए। ये होते हैं इनक्लिप्स में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ये इनक्लिप्स टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यूज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप, ये हमारा
डिस्क्राइब द रिलेशन, टू एंटिटी के बीच में रिलेशन एक दूसरे से कैसे रिलेट है। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, रोम्बस कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यार मॉडल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब डेटा इंडिपेंडेंस विथ इट्स टाइप। तो डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप को डिस्क्राइब करना, ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अभी हमने बताया कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन मॉडल होता है, ये हमारा पहला था व्यू, दूसरा था हमारा लॉजिकल और तीसरा था फिजिकल। तो ये एक दूसरे से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, हाइड है। तो वही चीजें यहाँ पे है। फिजिकल इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि ये इससे इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वही चीजें हैं यहाँ। फिर वही लॉजिकल में ये भी है, लॉजिकल वाला फिजिकल से इंडिपेंडेंट है। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई इंटरनल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के पास एबिलिटी होती है मॉडिफाई करने की इंटरनल स्कीमा की विदाउट चेंजिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है। Modification at the physical level is occasionally necessary in order to improve the performance. It refers to the immunity of conceptual schema to change in the internal schema. एग्जाम्पल में हम देखते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और reorganization of files, adding a new access path or modifying index etc. तो जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ें लिखी हुई है, बस थोड़ा सा इलिबरेट है वो चीज़ें। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। अगर फिजिकल लेवल में कोई स्टोरेज होता है तो लॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल में अगर कुछ परफॉर्मेंस होता है, फाइल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उससे फिजिकल वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। DDLL, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल, डेटा क्यूरी, व्यू। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो इसे हम स्किप करते हैं जल्दी से। और अब यहाँ पे आते हैं, ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम, अगर आपका पीरियोडिक टेस्ट है तो पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम, तो उसमें आता ही आता है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। Database system is a partition into module that deal with each of the responsibility of the overall system. The functional component of a database system can be broadly divided into two components. तो हमने अभी 3 लेवल का देखा था। पहला क्या था हमारा, ये व्यू लेवल था, व्यू लेवल, थोड़ा जूम कर देते हैं। दूसरा क्या था हमारा, ये लॉजिकल लेवल, लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल। और ये हमारा क्या था, फिजिकल लेवल या स्टोरेज लेवल, फिजिकल या स्टोरेज लेवल। और जहाँ तक बताया था एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, ये इससे हाइड होता है, ये इससे हाइड होती है, वो कैसे वर्किंग। तो अब व्यू लेवल पे हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो व्यू लेवल पे हमारा नेटिव यूज़र। तो नेटिव यूज़र कौन होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं वो नेटिव यूज़र है। जनरली जैसे कि हम यूज़र हैं, हम अमेजोन पे हैं, तो हम कस्टमर हैं, तो उसके हम नेटिव यूज़र हैं। तो हम एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होते हैं, फिर एप्लीकेशन, ये हमारा फिर ये लॉजिकल में आ जाता है। फिर लॉजिकल में आने के बाद से जो भी मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड है वो रन होता है। फिर जो क्यूरी हमने की होती है, हमारे पास क्या होता है, अगर हम ऑर्डर करते हैं तो ऐड टू कार्ट होता है और बाई होता है। मान लेते हैं अमेजोन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाई होता है। तो जब हम बाई करते हैं तो हमें थोड़ी पता है उसके पीछे कौन सी क्यूरी हो रही है, तो वो कोई क्यूरी यहाँ पे होती है, एप्लीकेशन कोड से ये क्यूरी चल के आती है जो यहाँ पे होती है। तो ये हमारा लॉजिकल में, ये लॉजिकली जो भी रिलेशनशिप है वो चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर हमारे जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो राइट करता है,
जिसके अभी हमने पहले बताया था कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा ये एप्लीकेशन है, कोई ये एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा फ्रंट एंड से बना होगा और कुछ बैक एंड से बना होगा और कुछ इसमें डेटाबेस लिंक होगा। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, मान लेते फ्लटर है, वो अगर ऐप को बना रहा है, जीयूआई बना रहा है, तो उसे डेटाबेस से लिंक कराता है, तो वो चीज़ वो राइट करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो चीज़ वो लिंक कर रहा है, तो ये कंपाइलर और लिंक कर रहा है वो, या फिर वो जो लिंक करेगा तो जाहिर सी बात है लॉजिकल वाले में ही, और इसका भी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम कोड होगा जो कि ये लॉजिकल वाले यानी कि जो सेकेंड लेवल है लॉजिकल वाले में परफॉर्म हो रहा होगा। फिर उसकी कुछ डीएमएल क्वेरी होगी, ये डीएमएल क्वेरी हमारे कंपाइलर में जाएगा, ऑर्गेनाइजर में जाएगा, फिर ये एट लास्ट यहाँ पे जाता है। फिर जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म की होती है, या तो वो बफर मैनेजर होता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब उसको स्टोर किया होता है। फाइल मैनेजर करता है कि अपने मोबाइल वगैरह में फाइल मैनेजर होगा जो कि मतलब मैनेज करता है कैसे जो जो हमने फाइल स्टोर की उसको डिलीट अपडेशन, वो चीज़ें यहाँ से होती हैं। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, मान लीजिए अगर लॉगिन साइन अप का अगर वो ऑपरेट कर रहा है, मतलब लॉगिन करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन हो जाती है। सही पासवर्ड मिला तो भी डेटाबेस को अपडेशन परफॉर्म करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। ट्रांजेक्शन मैनेजर मतलब जो चीज़ हम ट्रांजेक्ट ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि कोई अपडेट डिलीट इंसर्ट जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। क्यूरी में जनरली बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन डिलीशन रोल बैक कमिट वगैरह, ये सब चीज़ें तो ट्रांजेक्शन मैनेजर में आ गई। अब सोफिस्टिकेटेड यूजर में हम देख लेते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर में क्या होता है। तो सोफिस्टिकेटेड हमने बताया था, ये एक तरह के यूजर होते हैं जो कि साइंटिस्ट इंजीनियर वगैरह होते हैं, जिनके पास खुद की एक क्यूरी टूल होती है, कुछ डीएमएल क्यूरीज लिखते हैं। फिर वो सेम चीज़ें यहाँ जब लॉजिकल लेवल में आ जाएगी तो फिर लॉजिकल लेवल फिर वही चीज़ें सेम चीज़ रिपीट करेगा। फिर उसमें ये चीज़ें फिर ऐसे ही नीचे आते जाएंगी जैसे पहले हुई थी। तो ये हमारे इंजीनियर्स हो गए, आप ऐसे समझ लीजिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन टूल होता है जो कि हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है, एक्सेस देता है कि हमें किसे किसे एक्सेस देना है। हमें किस, जैसे मान लेते हैं कि और कोई कंपनी है टीसीएस ही है, अगर वो चाहती है कि ये हमारा एम्प्लॉय बस इसको हमने फायर कर दिया, तो क्या करेगा, उसके लॉगिन पासवर्ड को हटा देगा, उसकी यूजर आईडी को डिलीट कर देगा कि भाई अब तो हमारा कोई एम्प्लॉय रहा नहीं। तो वो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, तो उसके एक्सेस को कंट्रोल करता है, कौन कौन से एक्सेस हम कब तक देना चाहते हैं। और यहाँ पे ये स्टोरेज मैनेजर है, ये डिस्क स्टोरेज है, तो आप ये देख लेंगे स्टोरेज मैनेजर में बफर मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, ऑथराइजेशन इंडिकेटिव बताया है, ट्रांजेक्शन भी बताया, इंसर्शन डिलीशन के लिए ऑथराइजेशन से लॉगिन साइन अप कर रहा है आदमी, तो जो भी यूजर लॉगिन साइन अप कर रहा है, भाई लॉगिन साइन में पासवर्ड भी तो होता है, यूजर आईडी सब सेम होना चाहिए, तब वो लॉगिन आ पाए डेटाबेस में, वो अंदर आ पाए, उसको स्टोरेज को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ इंडेसेस होती है, इंडेसेस और डिस्क स्टोरेज में देखा, इंडेसेस होती है मतलब फाइल की, मतलब एक एक इंडेसेस को स्टोर कर रही होती हैं कि कैसे कैसे वो एक फाइल दूसरे फाइल से कैसे रिलेटेड है। तो ये हो गई इंडेक्सेस की बात। फिर डेटा अगर देखें तो इसमें डेट इंडेक्सेस में जाहिर सी बात है कुछ डेटा होगी, डेटा डिक्शनरी, मतलब कि डेटा अरेंज होगी, स्टैटिकल डेटा, ये डेटा के टाइप्स हैं, कौन कौन से डेटा हो सकते हैं। तो ये तो हमारा था इंटिटी और इंटिटी सेट एट्रीब्यूट रिलेशनशिप बता ही दिया। अब आगे अगर हम देखें तो चीज़ें वैसे कंप्लीट हो गई हमारी, इसके आगे तो कुछ बचा नहीं है। हाँ देख लेते हैं रिलेशनशिप, अगर यहाँ पे देखें तो सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आई हो तो। रिलेशनशिप देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। हाँ, तो यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटी, ये हमारे रिलेशन के बीच में एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप। जैसे टीचर, ये एक एंटिटी है हमारा, ये स्टूडेंट एंटिटी है, तो ये हमारा रेक्टेंगल टाइप में है, तो कैसे एक दूसरे से रिलेट है ये हमने बताया था। तो रिलेशनशिप में हम देख लेते हैं वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें मान लेते हैं एक फीमेल है एक मेल है, तो ये वन टू वन कहने का मतलब ये इससे अगर मैरिड करता है तो वन टू वन रिलेशनशिप है, एक फीमेल एक मेल से उसकी मैरिड हो गई। ठीक है, यहाँ वन टू मैनी में अगर देखें तो एक साइंटिस्ट है, यानी वन साइंटिस्ट है, उसके कई सारे इन्वेंशन हो सकते हैं, ये रिलेशन में इन्वेंट आ गया हमारा।
और मैनी टू वन देखें तो एक स्टूडेंट है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी मैनी स्टूडेंट है, तो बहुत सारे मतलब कि मैनी स्टूडेंट है जो कि एक कोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा बीटेक कोर्स है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1000 बच्चों ने इन्वॉल्व किया, तो ये मैनी टू वन हो गया। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में अगर देखें तो एक बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि असाइन है। मतलब मान लेते हैं 1000 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे 100 प्रोजेक्ट है, तो उनको असाइन किया गया। और डिग्री आप रिलेशनशिप पे देख लेते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एंटिटी इन रिलेशनशिप डिफाइन द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये है कि कितने पार्टिसिपेशन हैं। अगर यहाँ तो अगर बाइनरी है तो 2 डिग्री, टेरनरी है तो 3 डिग्री, और एनरी है तो मतलब एन डिग्री कह सकते हैं। कितने नंबर ऑफ एंटिटी हैं, जितने नंबर ऑफ एंटिटी उतने नंबर ऑफ डिग्री। पार्टिसिपेंट कांस्टेंट में देख लेते हैं तो दो तरह के होते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप, सारे एंटिटी इन्वॉल्व होते हैं। आप पार्शियल में सारे नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट इन्वॉल्व इन कोर्स, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव इन्वॉल्व एटलीस्ट इन वन कोर्स, ये हो गया हमारा टोटल पार्टिसिपेट, सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। बट दिस माइट बी सम कोर्सेज वेयर इन्वॉल्वमेंट और नॉट मेड ऑप्शनल कोर्सेज, कुछ ऑप्शनल कोर्सेज हो सकते हैं, तो ये हो गया पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे की देख लेते हैं, की क्या होता है हमारा। इट इज एन एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई और एंटिटी एमंग एंटिटी सेट। तो की हमारा एक तरह का एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी फील्ड को हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सुपर की नाम से ही पता चल रहा है, a set of attribute one or more that collectively identify an entity in a entity set। तो ये हमारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एंटिटी को। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखें तो अगर ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का हम नेम एज ए की यूज कर सकते हैं, उसका एज भी, और यहाँ पे स्टूडेंट सरनेम है जो वो यूज कर सकते हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा की को यूज करते हैं तो हो जाती है हमारी सुपर की। कैंडिडेट की क्या है, मिनिमल सुपर की, जो कि सबसे मिनिमल होता है एक सुपर की। एन एंटिटी में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, किसी एंटिटी के पास एक से ज़्यादा वन कैंडिडेट की हो सकती है। ये कभी नल नहीं होता है हमारा। स्टूडेंट पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट में अगर स्टूडेंट आईडी है जो हमारी, ये हमारी एक कैंडिडेट की है, ठीक है। इनरोलमेंट अगर यहाँ देखते हैं तो स्टूडेंट की ये हमारा यहाँ पे इनरोलमेंट एग्जांपल है, तो वहाँ पे ये हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर स्टूडेंट कैन इनरोल मेनी कोर्सेज एंड कोर्सेज कैन बी इनरोल बाय मेनी स्टूडेंट। प्राइमरी की देखते हैं क्या होता है। इट इज वन ऑफ द कैंडिडेट की chosen बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटिटी सेट। तो ये हमारा एक होता है, क्या कहते हैं कि एक ऐसी की होती है जो डेटाबेस डिजाइनर से चूज की होती है, जो यूनिक की होती है किसी भी एंटिटी सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये फील्ड भी हमारी इम्पटी नहीं हो सकती है। अब यहाँ एग्जांपल में देख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है। अल्टरनेट की में आ जाए तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन एक्सेप्ट प्राइमरी की, फील्ड अलाउ नॉट नल, फील्ड अलाउ नल वैल्यू, मोर देन वन अल्टरनेट की अलाउ, एक से ज़्यादा अल्टरनेट की इसमें अलाउ होते हैं। और देखें तो यहाँ पे क्रिएट टेबल है। अल्टरनेट की कहने का मतलब है कि इसकी मतलब मान लीजिए हमारी एक कैंडिडेट की है, उसकी जगह पर हम कोई दूसरी की को हम यूज कर सकते हैं एज ए उस टेबल को एक्सेस करने के लिए। ये कहने का मतलब अल्टरनेट की का आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारा ये स्कीमा होगा, जो कि ये गाइस हमने बता रहा था स्कीमा क्या होता है। ये चीज़ें हमारी स्कीमा होती हैं।
जहाँ पे एक वेरिएबल प्राइमरी की है, नेम है, पेन आईडी है, बैंक आईडी है, अकाउंट आईडी है, यूनिक। तो हम बैंक अकाउंट हमारी एक अल्टरनेट की यूज कर सकते हैं, पेन से भी हम उस अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्राइमरी की से भी, और इससे भी मतलब ये कैंडिडेट की हो गई। तो मतलब वो जो कि मतलब किसी भी टेबल को आइडेंटिफाई एक अल्टरनेट की को हम यूज करके कर सकते हैं, वो हमारी अल्टरनेट की हुई। फॉरेन की क्या है, ये की ऐसी होती है जो कि दो टेबल को एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है। जैसे कि अगर हमारा ये टेबल है, ये यहाँ प्राइमरी की है, अगर इसे हम यहाँ यूज करेंगे तो ये हमारी फॉरेन की हो जाएगी। तो वही देखिए, स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे, अगर यहाँ स्टूडेंट इनरोलमेंट की यूज हो रही है तो ये हमारी फॉरेन की हो गई। तो ये हमारी की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब डिफरेंसेस क्या है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, इन सब ये डिफरेंसेस क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल एट्रीब्यूट इन ए रिलेशनशिप। ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, अभी बताया बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का सेट है। कैंडिडेट की ये मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, ये हमारा मिनिमल होता है सुपर की का। प्राइमरी की जो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन रिलेशनशिप। प्राइमरी की हमारा मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि यूनिकली किसी एक रो को आइडेंटिफाई कर रहा होना है। ऑल सुपर की कैन नॉट बी कैंडिडेट की, सारे सुपर की हमारे कैंडिडेट की नहीं हो सकते हैं। ऑल कैंडिडेट की आर सुपर की बट नॉट प्राइमरी की, ऑल कैंडिडेट की हमारे सुपर की हो सकते हैं बट प्राइमरी की नहीं हो सकते हैं। प्राइमरी की इज ए सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड सुपर की, प्राइमरी की हमारा सबसेट होता है सुपर की और कैंडिडेट की का। ये हमारा नल हो सकता है, ये भी नल हो सकता है, बट प्राइमरी की नल नहीं हो सकता। अगर प्राइमरी की को नल कर देंगे तो हम उस टेबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो डेटाबेस में कहीं गुम हो जाएगा। अ रिलेशन कैन हैव ए नंबर ऑफ सुपर की, किसी कोई रिलेशन के पास एक नंबर ऑफ सुपर की हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट की इज लेस देन सुपर की, कैंडिडेट की हमेशा हमारा सुपर की से कम होगा, क्योंकि सुपर की हमारा एक पावर सेट होता है, ऐसे समझ सकते हैं। नंबर ऑफ प्राइमरी की इज लेस देन कैंडिडेट की, जो कि हमारा प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की से कम होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ज़्यादा होता है इससे, ये इससे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ये दिए हुए, तो ऐसे आप समझ देख सकते हैं। अब यहाँ पे जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन में हम देखते हैं। तो अगर जनरलाइजेशन में, तो जनरलाइजेशन में हमारा, तो देखते हैं जनरलाइजेशन में क्या होता है कि ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है। ऊपर से नीचे कहने को तो मैं बताता हूँ। जनरलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच टू लोअर लेवल एंटिटी कंबाइन टू फॉर्म ए हायर लेवल एंटिटी। मतलब कि दो लेवल एंटिटी से हम एक हायर लेवल एंटिटी को बना रहे होते हैं। ये हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है, ये हमारा बॉटम अप अप्रोच है। जनरलाइजेशन is used to emphasize the similarity among lower level entity set and to hide the differences। जनरलाइजेशन हमारा लोअर लेवल एंटिटी सेट एंड हाई एंड टू हाइड द डिफरेंसेस। सिमिलरिटी होती है, मतलब कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो एंटिटी जो छोटी छोटी हैं, ये बॉटम अप्रोच है, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सेविंग और करंट सम एक अकाउंट को बना सकते हैं, ये कहने का मतलब। स्पेशलाइजेशन में क्या है, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, जहाँ पे मतलब कि एक पर्सन है, या तो कस्टमर हो सकता है या तो एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है। एग्रीगेशन देखते हैं। एग्रीगेशन इज एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटी। तो एग्रीगेशन हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन है जहाँ पे हम एक रिलेशनशिप को ट्रीट करते हैं हायर लेवल एंटिटी पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। वैसे ऐसे ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें ग्राफिकली, फिगर वगैरह आप बना दो एग्जाम में, तो एग्जामिनर को भी समझ में अच्छा रहता है, और स्टूडेंट भी अच्छे से समझ लेता है। तो ये फिगर से अगर समझे तो एक हमारी जॉब है, ये ना तो हमारा टॉप डाउन है ना तो बॉटम अप है, एक ये हमारी जॉब है। ठीक है। जहाँ पे एक एम्प्लॉय है जो वर्क करता है, एक रिलेशनशिप है, जॉब भी रिलेटेड किससे है, एम्प्लॉय से, और फिर ये ब्रांच, ये तीनों, ये मैनेज, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट टू राइट आप समझ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट ऐसे समझ लीजिए। जहाँ पर एक एम्प्लॉय है जो वर्क करता है, उसकी कोई ब्रांच होगी, और फिर वो मैनेज में जाएगा तो वहाँ पे एक मैनेजर होगा जो उसे मैनेज कर रहा होगा। तो ये चीज़ें हो गई एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन।
ये आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा लास्ट होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये ER है, ये इंटिग्रिटी रिलेशनशिप स्कीमा टू ए टेबल। और ये आपको हम बता देते हैं। अगर आप चाहें तो अपने डिवाइस को रोटेट कर सकते हैं, अगर ये आपको सही से दिख ना रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक स्टूडेंट है हमारा, और ये जो स्टूडेंट है हमारा, उसने किसी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। तो और स्टूडेंट ये हमारी एक एंटिटी है। तो ये एंटिटी में इसकी कुछ एट्रीब्यूट होंगी, प्रॉपर्टी होंगी। उसकी एक स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट नेम होगा, उसकी कोई एज होगी। तो ये डॉटेड कहने का मतलब ये ड्राइव एट्रीब्यूट है। उसकी कुछ हॉबी होगी, कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव होता है। फिर स्टूडेंट ने कि जिस कोर्स में इन्वॉल्व होगा उसकी कोई कोर्स आईडी होगी। अब अगर एड्रेस पे जाए स्टूडेंट के, तो एक दूसरी एंटिटी है जो कि स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। तो उसकी कोई स्टेट होगी, सिटी होगी जहाँ वो रह रहा हो किसी शहर में, कोई स्टेट होगा, कोई पिन नंबर होगा, और उसके घर का कोई डोर नंबर होगा या हाउस नंबर होगा। और यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट पे, स्टूडेंट जब किसी कोर्स में इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है वो पढ़ ही रहा होगा। तो जब पढ़ रहा हो तो उसे कुछ टीचर रिलेशनशिप यहाँ पे है, टीचर्स का। कोई लेक्चरार होगा जो उसे, बहुत सारे लेक्चरार होंगे, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, तो उसके लेक्चरार होंगे जो टीच कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एंटिटी हो गई हमारी, ये फिर से हमारा एट्रीब्यूट हो गया, ये भी एट्रीब्यूट हो गया। तो लेक्चरार की कोई आईडी होगी, उसकी भी कोई आईडी होगी, जैसे स्टूडेंट आईडी होती है, उसका कोई नाम होगा, कोर्स आईडी होगी। फिर लेक्चरार, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टू वन रिलेशनशिप यहाँ दिखा रहा है, तो मतलब कि ये एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा। तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा तो यहाँ पे उस सब्जेक्ट की कुछ आईडी होगी, सब्जेक्ट का नाम होगा, लेक्चरार आईडी होगी। और फिर अगर यहाँ देखें, यहाँ मेनी टू वन का रिलेशनशिप है। तो एक कोर्स है यहाँ पे, मान लेते हैं बीटेक कोर्स है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे डीबीएमएस, डेटाबेस, मैथ्स, जो भी है। तो यहाँ वन टू मेनी वन का रिलेशनशिप आ रहा है, वन टू मेनी वन का रिलेशनशिप आ रहा है। यहाँ वन टू वन का रिलेशनशिप था। और यहाँ आप देखें तो कोर्स है, तो एक लेक्चरर कई सारे कोर्स को ले सकता है। यहाँ मेनी टू मेनी वन का रिलेशनशिप आ रहा है, मतलब कि एक बीटेक कोर्स है, तो बीटेक कोर्स है तो उसमें मान लेते हैं कि एमटेक भी हो सकता है। तो लेक्चरर बीटेक वाले को पढ़ाता होगा, एमटेक वाले को भी पढ़ाता होगा, तो मैन टू मैन रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि एक ही कोर्स, बहुत सारे कोर्स में इन्वॉल्व होंगे, तो ये मैनी टू मैनी हो गया। तो ये था हमारा ER मॉडल। तो हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो जब भी अगर कॉलेज का आता है कि कॉलेज का अगर ER डायग्राम अगर ड्रा करने का आता है, तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये स्टूडेंट का ER डायग्राम है, तो आप ड्रा कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा यूनिट 1 हो गया कंप्लीट। अगर आपको बैकग्राउंड में और कोई आवाज़ें अगर आई हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम जल्द ही इसके नेक्स्ट यूनिट को ला रहे होंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट कीजिए और बताइए कैसा आपको लगा ये आज का वीडियो। थैंक यू गाइस।